नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, हमने अब नई तरीके से एक पॉलिटी की सीरीज चालू की है। इसमें हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ेंगे और पूरे जितने भी लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी की समरी है, प्लस जो विकिपीडिया में दिया हुआ है और जितनी भी साइट्स में, मैं सबका कंपाइल करके आपको समरी दूंगा। जैसे पहला ही चैप्टर है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काफ़ी टिपिकल है, काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। इसमें इलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी टफ होती है, कई बार समझ में नहीं आती है। वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, इसको 2-3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम पूरी इलेक्शन प्रोसेस तक और उसकी ओथ तक और उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड अभी तक के जो फैक्ट्स पूछे गए हैं और जो एग्जाम में जरूरी है वो सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का देखिए, अगर आप इंट्रो देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ स्टेट भी होता है और ये पहला सिटीजन ऑफ इंडिया भी होता है और सुप्रीम कमांडर होता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, यानी कि एयर फोर्स प्लस नेवी प्लस आर्मी, इन तीनों को आर्म्ड फोर्सेस बोलते हैं इंडिया की। और ये तीनों का सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और हेड ऑफ स्टेट भी होता है यही, और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी यही होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है, इनडायरेक्टली किया जाता है ये पीपल के द्वारा। और इसमें जो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है एक्चुअली, और उस कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जितने भी राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली के। यहाँ पे एमएलसी नहीं होता है, यानी कि जो विधान परिषद के लोग नहीं होते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर भी नहीं होते हैं। ये भी हम ठीक से भी और भी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, पूरा इलेक्टोरल कॉलेज समझाएंगे आपको। ओथ प्रेसिडेंट की किसकी प्रेजेंस में ली जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और या फिर अगर वो प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर मोस्ट सीनियर जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी प्रेजेंस में। फिर इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं कुछ 52 से लेकर 78 तक, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पूरी प्लस यूनियन एग्जीक्यूटिव की सब दिया हुआ है, वो सब अभी हम देखेंगे। आर्टिकल 53 बोलता है कि प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज पावर्स डायरेक्टली और बाई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी विद फ्यू एक्सेप्शन ऑल ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। देखिए, इसका मतलब यही है हिंदी में कि जो प्रेसिडेंट के पास पावर है एग्जीक्यूटिव, वो सभी की सभी सिंबॉलिक है, और सभी को एक्चुअली जो एक्सरसाइज करता है वो प्राइम मिनिस्टर प्लस उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो दोनों मिलकर रियल पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। वैसे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में यही होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट रहता कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में रहता है, जो रायसीना हिल जिसको बोलते हैं, न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है। रिट्रीट्स होती हैं प्रेसिडेंट की कई सारी, जैसे छाबरा में और शिमला और राष्ट्रपति निलयम। उसके बाद जो इस समय अभी तक टोटल प्रेसिडेंट हुए हैं, 13 प्रेसिडेंट हो चुके हैं अभी तक इंडिया में जब से आज़ादी मिली है, और प्लस 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वो अभी हम पूरी लिस्ट देखेंगे उन फैक्ट के साथ। जो इस समय करंट जो प्रेसिडेंट है वो 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो प्रणब मुखर्जी हैं, और वो 22 जुलाई 2012 को हुए थे, और वो इनका अभी 2017 में नए प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं, 14th जो भी आएंगे। और प्रणब मुखर्जी पहले बंगाली हैं जो इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट में। अब देखिए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट है कि जितने भी जो विजिटिंग हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सभी को जनरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रिसीव करते हैं। और जितने जो इंडिया के कई सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दुनिया भर के देशों के साथ, वहाँ पे जो एम्बेसडर होते हैं, जो हाई कमिश्नर होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। और प्लस जितना अगर कोई हेड ऑफ फॉरेन मिशन आ रहा है, उनको जो भी क्रेडेंशियल्स रिसीव करते हैं वो न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही विजिटर होते हैं इंडिया में, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर आईआईटीज़ हैं, या फिर एनआईटीज़ हैं, या फिर आईआईएससी है, और जो जो भी रिसर्च वाले इंस्टीट्यूट है, या जैसे ये आईआईएससी है। जो देखिए, जो जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनका जो चांसलर होता है ना हर स्टेट का, वो उस स्टेट का गवर्नर होता है, और वाइस चांसलर होता है वो एग्जीक्यूटिव पूरी पावर वो करता है, जो वाइस चांसलर होता है वहाँ का। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हर स्टेट का जो हर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनका चांसलर होता है गवर्नर। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं? जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनके विजिटर होते हैं। उसके बाद अगर आप देखें, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक पार्ट 5वें में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया। यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या क्या होता है ये पूरा मैंने लिखा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपको 3-4 दे देंगे और उसमें बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग केम अंडर यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव में
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्लस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 5 लोग आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कुछ और फैक्ट अगर देख लें तो अभी तक टोटल 13 प्रेसिडेंट हुए हैं प्लस 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट हुए हैं, वो अभी हम देखेंगे। 1950 के बाद 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन से हुए हैं? पहले जो हुए थे वो वीवी गिरी यानी कि वराहगिरी वेंकटा गिरी, और ये पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। जब जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी 1969 में, 1969 में, तब इनको बनाया गया था पहली बार एक्टिंग प्रेसिडेंट। और ये ऐसे इकलौते ऐसे पर्सन हैं वीवी गिरी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड बने थे वो ये देखिए लिखा हुआ है, ही रिमेन द ओनली पर्सन टू हैव हेल्ड ऑफिस बोथ एज अ प्रेसिडेंट एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो जो वीवी गिरी है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों रह चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, और थर्ड जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो थे बीडी जट्टी यानी कि बसप्पा दनप्पा जट्टी, और ये बने थे जब फखरुद्दीन अली की डेथ हो गई थी। तो 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन कौन से हैं? पहले वीवी गिरी, दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तीसरे बीडी जट्टी। फिर और कुछ फैक्टर्स जैसे राजेंद्र प्रसाद अभी तक के पहले प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, और ये केवल ऐसे पर्सन है जिन्होंने 2 टाइम लगातार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 बार लगातार सिर्फ राजेंद्र प्रसाद बने हैं, और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग अगर प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद ही हैं वो। नेक्स्ट फैक्ट है कि 2 प्रेसिडेंट अभी तक ऐसे हैं जो कि ऑफिस जब वो राष्ट्रपति थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। पहले थे जाकिर हुसैन और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। अब ये देखिए, ये प्रेसिडेंट के बारे में पूरा फैक्ट लिखे हुए हैं। 13 प्रेसिडेंट कौन कौन से हैं और 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन कौन से हैं। पहले जो प्रेसिडेंट है वो राजेंद्र प्रसाद थे, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट, और ये बिहार से थे, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे, 12 साल तक लगातार रहे ये। और ये इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 2 टर्म सर्व किए। दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको फिलोसोफर प्रेसिडेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे और राइटर भी थे, चांसलर भी थे, ये वाइस चांसलर थे, ये आंध्रा यूनिवर्सिटी और बीएचयू के। इनको एक नाइट का भी मिला था, गोल्डन आर्मी ऑफ एंगल्स, ये पोप पॉल 6 ने दिया था। और ये पहले प्रेसिडेंट थे साउथ इंडिया से। फिर तीसरे थे जाकिर हुसैन, हुसैन भी थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और ये पहले ऐसे थे जो जिनकी ऑफिस में ही डेथ हो गई थी, मतलब जब प्रेसिडेंट थे तभी इनकी डेथ हो गई थी, और ये शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे सिर्फ, और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे। ये 2 साल में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये शॉर्टेस्ट सर्विंग भी थे जाकिर हुसैन, और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे। उसके बाद देखिए पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट बने इन्हीं की डेथ के बाद वीवी गिरी, और फिर उसके बाद उन्होंने थोड़े दिन में ही रिजाइन कर दिया था वीवी गिरी में, क्योंकि उनको भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा होना था। तब बनाया गया था एक्टिंग प्रेसिडेंट मोहम्मद हिदायतुल्लाह को, और ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिनको कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पे किया गया था अपॉइंट। वैसे भी अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर वो भी नहीं होंगे तो कोई सुप्रीम कोर्ट का, ये हायरार्की होनी चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट कभी खाली नहीं रह सकती है। तो पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट हो गए वीवी गिरी, दूसरे हो गए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और हिदायतुल्लाह पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो कि जिनको कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद फिर वीवी गिरी चौथे प्रेसिडेंट बन गए थे, और ये मतलब इंडियन मिनिस्टर भी थे लेबर के, और हाई कमिश्नर भी रहे हैं ये श्रीलंका में। तो ये भी आप याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट पूछ सकते हैं कभी। फिर उसके बाद 5वें थे फखरुद्दीन अली अहमद, और ये दूसरे ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि ऑफिस में ही जिनकी डेथ हो गई थी। और ये इमरजेंसी जो हमारे यहाँ बहुत इंदिरा गांधी के टाइम की लोग जैसे कई बार न्यूज़ में आता रहता है, उनके उस टाइम यही थे फखरुद्दीन अली अहमद 1975 के आसपास। फिर उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी, और ये दूसरे ऐसे थे जिनकी ऑफिस में डेथ हो गई थी। फिर बीडी जट्टी बनाए गए थे, और बीडी जट्टी थे तीसरे एक्टिंग प्रेसिडेंट, और ये पहले चीफ मिनिस्टर भी थे मैसूर के। फिर उसके बाद 6 जो प्रेसिडेंट हैं वो नीलम संजीवा रेड्डी हैं, और ये पहले चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, और ये ऐसे मेंबर हैं जनता पार्टी के जो आंध्र प्रदेश से इलेक्ट किए गए थे। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह आए थे, और इन्होंने ये चीफ मिनिस्टर ऑफ ये पंजाब भी रहे थे, और ये सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के नैम के 1983 से लेकर 1986 तक।
ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। ज्ञानी जैल सिंह ये वो प्रेसिडेंट थे जो सेक्रेटरी जनरल रहे नैम के 1983 से 1986 तक। ऐसे यूपीएससी में भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एक्स्ट्रा। फिर आर वेंकट रमन थे से 8th प्रेसिडेंट, और ये ब्रिटिशर्स ने इनको जेल में भी बंद किया था। ये इनके इन्वॉल्वमेंट था इनका इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। और उसके बाद फिर नवे आए थे शंकर दयाल शर्मा, ये चीफ मिनिस्टर रहे थे एमपी के, और ये उसके बाद गवर्नर भी रहे थे आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के। फिर के आर नारायणन थे, और ये वाइस चांसलर भी थे जेएनयू के, और पहले प्रेसिडेंट थे केरला के, और पहले दलित प्रेसिडेंट भी के आर नारायण थे। फिर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको तो सभी जानते हैं, पीपल्स प्रेसिडेंट या फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको। और इन्होंने आईजीएमडीपी वाला प्रोग्राम जो मिसाइल डेवलपमेंट का उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम किया था, जिसकी वजह से आज इंडिया में इतनी ज़्यादा डेवलप्ड मिसाइल हैं। और पहले ऐसे मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पूरा टर्म कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर 12वीं थी प्रतिभा पाटिल, जो कि पहली महिला थी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी, और पहली ये फीमेल गवर्नर भी थी राजस्थान की। और 13वें जो इस समय है प्रणब मुखर्जी, और उसके बाद अभी जुलाई में शायद नए आएंगे 14th। तो ये हो गया पूरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फैक्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है वो देख लीजिए। देखिए इसमें पूरा हम 2 घंटे में मैं आपको पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बता दूंगा। ये पहला पार्ट होगा, ये आधे घंटे 40 मिनट का होगा करीबन। दूसरे पार्ट में पावर्स वाला देख लेंगे, फिर पार्टनिंग पावर वो सब चीज़ें, और स्टेट के जितने भी प्रेसिडेंट ऑफ, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा टफ चैप्टर है, और मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा दूंगा, पूरा सुनिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर आप देखें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ये देखिए स्पेलिंग गलत हो गई, PRESIDENT होना चाहिए यहाँ पे। आर्टिकल 52 सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर डिफाइंड है यूनियन की। 54 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इलेक्शन प्रोसीजर पूरा डिफाइंड है प्रेसिडेंट का। 55 है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। 56 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है। 57 है एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन। देखिए जो मैंने हाईलाइट किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। 58 में क्वालिफिकेशन डिफाइंड है। 59 में कंडीशन डिफाइंड है प्रेसिडेंट ऑफिस की। 60 में ओथ और अफर्मेशन ये प्रेसिडेंट का डिफाइंड है। 61 में प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का। 62 में है कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, ये सब हम डिस्कस करेंगे कितना टाइम होना चाहिए। 65 जो इम्पोर्टेंट है वो है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज इस फंक्शन। वो मैंने बताया भी आपको कि अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा ऑफिस में तो वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो भी नहीं होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो भी नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के जो ये सीनियर मोस्ट जज होंगे वो होंगे। उसके बाद 71 में मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वो सब है जो फाइनल जिसका डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट में। 72 में है जो प्रेसिडेंट की पावर होती है पार्डन्स की और सस्पेंड की, रिमिट की, जो माफ़ी देने वाली होती है कई बार जो क्रिमिनल्स को, वो सब की सज़ा कम करने वाली, वो सब पावर डिफाइंड है। 74 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में पूरी एग्जीक्यूटिव पावर होती है लेकिन उसको जो एक्सरसाइज करता है वो करता है पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वही आर्टिकल 74 में डिफाइंड है सब चीज़ें। 75 है कि अदर प्रोविजन जैसे कि अपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ें हैं। 76 में अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। 77 में जो बिजनेस कंडक्ट है, और 78 में ड्यूटीज़ हैं जो प्राइम मिनिस्टर की होनी चाहिए, प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दे, और ये सब चीज़ें। 85 में सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, और 111 में है असेंट टू बिल्स पास बाय पार्लियामेंट। 112 में यूनियन बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेसिडेंट के बिना नहीं किया जा सकता है लोकसभा में। उसके बाद 123 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कई बार प्रोमulgate करता है। और फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है 143 कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी कंसल्ट कर सकता है। ये सब हम डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए अब ये वाली चीज़ बहुत ही टफ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम ध्यान से सुनिएगा इसमें। पहली बात तो ये कि जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली इंडिया के लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन जो इंडिया के लोग जैसे जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं, एमएलए को करते हैं, एमपी को करते हैं, ये उन लोगों का कॉलेज बना के किया जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। उसमें देखिए इलेक्टेड मेंबर्स, इस टर्म को ध्यान से देखिए, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे यहाँ पे, और वो भी सिर्फ या तो लोकसभा राज्यसभा के
क्योंकि वो इंडिया की मतलब पार्लियामेंट की पार्ट है, और प्लस स्टेट में आप देखेंगे तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो भी सिर्फ इलेक्टेड है। और प्लस अगर दो जैसे आप देख लें जो टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुडुचेरी, इसमें भी जो एमएलए, इसमें तो खैर है नहीं कोई नॉमिनेटेड, तो इसके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही लोग ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। ये वाला क्वेश्चन याद कर लिए, रट लीजिए एकदम। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, पहली बात तो ये ध्यान रखनी कि कोई भी नॉमिनेटेड उसमें नहीं हो सकता है, सिर्फ इलेक्टेड होंगे लोग। जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लोकसभा राज्यसभा के, प्लस जो इस लेजिस्लेटिव असेंबली होती है या विधानसभा होती है उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स, और प्लस उसमें जो यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुडुचेरी की, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स। और ये तो ये देखिए दिल्ली और पुडुचेरी वाला जो है ये 70 एक्ट हुआ था, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो कि इफेक्टिव है 1995 से, तब से जोड़ दिया गया। तो ये याद रखिए इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के प्लस विधानसभा के और प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के। नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई काम नहीं होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। और ये जो इवन जो ये विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनका भी कोई काम नहीं होता है। जहाँ भी अगर मान लीजिए जैसे 7 स्टेट है इंडिया में जहाँ पे जो विधान परिषद भी है, तो वहाँ के विधान परिषद के मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये ध्यान रख लिया। अब आगे चलते हैं। अगर और तीसरी बात ये भी है कि अगर किसी भी स्टेट की असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो वहाँ के मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। तो जो भी अगर मतलब फ्रेश इलेक्शंस नहीं भी हुए हैं उस डिसॉल्व असेंबली के, तो भी वो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए अब थोड़ा डिटेल में इसको देख समझेंगे, पूरे इलेक्शन प्रोसेस में समझा दूंगा एकदम इजी वे में आपको। आर्टिकल 52 बोलता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा होना चाहिए, कभी भी वो पोस्ट वैकेंट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को हो जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाता है। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूनियन की वो सभी की सभी वेस्टेड है प्रेसिडेंट में, और प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट होता है। तो ये मतलब सिंबलाइज करता है पूरे नेशन को, इसलिए पोस्ट कभी वैकेंट नहीं रह सकती। उसके बाद अब देखिए ये सबसे टफ जो है कि प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन ये आ गया है। अब देखिए पहली बात तो 2 टर्म्स इसमें रख लिए कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है और बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये 2 टर्म्स रख लीजिए। देखिए वैसे तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का दिया इसलिए जाता है कि अगर मान लीजिए एक जगह एक स्टेट में 10 पार्टियां हैं तो सभी को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। कि मान लीजिए 10 लोगों को में जैसे मान लीजिए किसी ए पार्टी को मिले 40% वोट, बी पार्टी को मिले 30% वोट, सी पार्टी को मिले 20% वोट, डी पार्टी को मिले 10% वोट। तो अभी क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है कि ए पार्टी को 40% मिले तो ए पार्टी जीत गई, ए पार्टी ने सरकार बना ली। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि अगर ए को मिले 40% तो जितनी भी सीटें हैं, मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 40 सीटें मिलेंगी ए को, फिर 30 सीटें मिलेंगी बी को, और 20 फिर ये उसके बाद 20 सीटें मिलेंगी सी को और डी को 10। जितनी भी परसेंटेज जीता है जो लोगों ने, जो भी पार्टीज ने, उनको उसी के प्रपोर्शन में सीटें मिलेंगी। लेकिन अभी इंडिया में ऐसा नहीं होता है। जो भी आप देखें अगर एक जगह का कहीं इलेक्शन हुआ और एक कैंडिडेट ने मान लिया 27% वोट जीते लेकिन बाकी सब ने से ज़्यादा है, वो न्यूमेरिकल मेजोरिटी है उसके पास, तो वो जीत जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जरूर हो, ये बोल रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि अल्टरनेटिव वोट सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी का इलेक्शन होना है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं पॉलिटी में जो उस टाइम के वकीलों ने लिख दी थी, और आज भी उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहुत इसमें विवाद हुआ था। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है जरूर, लेकिन एक्चुअली क्या है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं। उसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एक आपको वोट बैलेट पेपर जरूर मिलता है लेकिन उसमें चॉइसेस होती हैं, तो वोट आपका प्रेफरेंस 5 जितने भी कैंडिडेट होते हैं उतने होता है। 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल याद रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन में। सबसे पहले तो ये कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जितने भी स्टेट हैं मतलब सभी जो स्टेट हैं वो बराबर आके जाने चाहिए। ये इसका मतलब है कि जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, उनके रिप्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। दूसरा जो प्रिंसिपल है
देखिए वही उसका मतलब है कि सिमिलरिटी होनी चाहिए स्टेटस ऑफ स्टेट्स, मतलब जितने भी स्टेट हैं इंडिया में 29 स्टेट हैं प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज है, सभी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसी हिसाब से वहाँ के एमएलए का वोट की वैल्यू की जाएगी कैलकुलेट। दूसरा जो है वो ये है कि जो स्टेट्स एज अ होल और प्लस यूनियन, इन दोनों में भी पैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि फेडरल जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इंटैक्ट रखना है। तो दो प्रिंसिपल हो गया। पहली बात तो ये, इंडिया के जो 29 स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुडुचेरी पार्टिसिपेट करेंगी, इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होना चाहिए। दूसरा ये कि पूरा स्टेट्स एज अ होल, मतलब ये पूरा 29 स्टेट प्लस 2 यूनियन टेरिटरी एज अ होल प्लस सेंटर, इन दोनों में भी पैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि फेडरल जो कॉन्सेप्ट है उसको इंटैक्ट रखना है। ठीक है, अब दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गए और दो इसमें जो ये होगा रूल की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होना चाहिए। उसमें क्या क्रिटिसिज्म है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कैसे करते हैं। जो एक वोट एमएलए का होता है, क्योंकि इसमें एमएलए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एमएलए एमएलसी नहीं, एमएलए वो भी इलेक्टेड। अब उसका वोट की वैल्यू कैसे डिफाइंड है कि जो टोटल पॉपुलेशन होती है स्टेट की, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली, मतलब जो जितने लोग इलेक्टेड हुए, जिन लोग इलेक्शन से आए, उससे डिवाइड कर दीजिए और उस पूरे को डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो ये होगी एक एमएलए के वोट की वैल्यू। अब देखिए इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको ना समझ में आया हो, मान लीजिए कि पंजाब की पॉपुलेशन है करीबन कितनी, 1,35,51,060 है, और वहाँ पे जो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये लेजिस्लेटर ऑफ पंजाब में, वो 117 हैं। अब ये अगर ऊपर वाली प्रोसेस की, तो इसका आपने टोटल पॉपुलेशन से टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स को डिवाइड कर दिए, तो 1,35,00,000 को आप डिवाइड कर दो 117 से, कितना आएगा 1,58,000, सॉरी 1,05,821। अब इसको 1000 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, ये आएगा करीबन 115.821, यानी कि 116। तो एक जो एमएलए के वैल्यू होगी एक वोट की पंजाब के एमएलए की, वो होगी 116। अब देखिए हर स्टेट में इक्वालिटी रखनी है, तो इसीलिए वहाँ की पॉपुलेशन और वहाँ के जो नंबर ऑफ ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इसीलिए उससे डिवीजन किया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ के स्टेट के एमएलए की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, किसी स्टेट में कम पॉपुलेशन है तो वहाँ के एमएलए की जो वैल्यू है टोटल वो कम हो जाए। इक्वालिटी रखनी है स्टेट्स के बीच में। तो इस हिसाब से एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकाल ली आपने, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स का नंबर है, और उसको टोटल डिवाइड कर दिया 1000 से। अब दूसरी चीज़, एमपी का वोट कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि एमपी भी इलेक्टेड जो होते हैं वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज हैं, नॉमिनेटेड नहीं। उसमें क्या होगा कि देखिए वैल्यू अगर आपको वोट निकालने एमपी की, तो जितने भी एमएलएज आपने देखे हैं पूरे स्टेट के 29 स्टेट प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज के, उनकी टोटल वैल्यू, उनके जितने भी, अब देखिए एक मान लीजिए एमएलए की वैल्यू पंजाब में भी आ गई थी 116, उसमें 117 टोटल है, तो 116 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पंजाब की टोटल वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप टोटल वैल्यूज निकालेंगे जितने भी एमएलएज हैं ऑल स्टेट्स के प्लस यूनियन 2 यूनियन टेरिटरीज के, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे कि राज्यसभा में 250 हैं तो 245 हैं इस समय सीटें, तो उसमें से 12 नॉमिनेटेड हैं, उनको नहीं करेंगे। वैसे ही लोकसभा में भी, तो इनको टोटल वैल्यू आपने एमएलए की निकाली पूरे स्टेट की, 29 स्टेट प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज की, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो ये हो गई एक एमपी के वोट की वैल्यू। अब एक एमपी के वोट की वैल्यू आपने निकाल ली और उसको इंटू कर दो कितने से, जितने एमपी हैं इलेक्टेड, तो ये हो गई टोटल एमपी की वैल्यू। एमएलए की मैंने बताई दी आपको कैसे निकालनी है। अब इसमें ये फिर एक चीज होती है कि इलेक्टोरल कोटा होता है एक, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है इसमें रिक्वायर्ड इलेक्टोरल कोटा होता है कि अब ये टोटल जितने भी वैलिड वोट्स आएंगे उसको डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको इलेक्ट करने हैं। यहाँ पे तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही करना है, प्रेसिडेंट के केस में भी यही प्रोसेस होती है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी यही प्रोसेस होती है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड वो होगा 1, तो टोटल वैलिड वोट्स आ गए डिवाइडेड बाई 1 + 1, और प्लस उसको टोटल कर दो, उसमें एक और प्लस कर दो, इतने वोट चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मान लीजिए कि टोटल नंबर जो है वैलिड वोट्स का, कि टोटल मतलब वैलिड वोट्स आ गए एमपी के एमएलए के मिला के 15,000, और वहाँ पे 4 कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। तो अब एक कैंडिडेट को जिसको प्रेसिडेंट बनना है इसमें, ये है यहाँ पे कि
जो उसका रिक्वायर्ड इलेक्टोरल कोटा होना चाहिए वो होना चाहिए 15,000 डिवाइडेड बाई, क्योंकि एक कैंडिडेट को होना इलेक्ट तो 1+1, तो यानी कि 15,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7,500 हुआ है। और प्लस उसमें एक और ऐड करना है, तो यानी कि अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो 7,501 वोट चाहिए 15,000 में। ठीक है, ये है प्रोसेस पूरी। अब इसमें भी एक और पेज है कि जितने भी जो जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट, 4 लोग खड़े हैं प्रेसिडेंट के, और जितने भी एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनको सबको एक एक बैलेट पेपर दे दिया गया। अब बैलेट पेपर में वो क्या कर सकते हैं कि सबको प्रेफरेंस दे सकते हैं कि ए को पहली प्रेफरेंस दी, बी को दूसरी, सी को तीसरी, डी को चौथी, 4 अगर मान लीजिए ए बी सी डी हैं। या फिर कोई दूसरा होगा वो डी को पहली दे देगा, कोई तीसरा होगा वो बी को पहली दे देगा। अब इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा कि पहली जो प्रेफरेंस है सभी के वोट की, वो काउंट की जाएगी। अगर किसी कैंडिडेट ने पहली बार में ही और पहले ही जो ये प्रेफरेंस वाला, अगर से उसके इतने जो जितने रिक्वायर्ड इलेक्टोरल कोटा है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाई 2+1, उसको अगर अचीव कर लिया तो वो हो गया विनर। लेकिन अगर मान लीजिए पहली प्रेफरेंस में वो नहीं हो पाया, तो उसमें क्या करेंगे, एक चीज होती है कि जो बॉटम कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब अब ऐसे लोगों को देखा जाएगा, पहले पहली प्रेफरेंस वाला देखा जा रहा है कि पहली प्रेफरेंस में 4 कैंडिडेट्स में सबसे कम वोट किसके है, उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब उसको एलिमिनेट कर दिया तो उसके जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शंस होंगे, जो उसको मतलब अब मान लीजिए जो भी एलिमिनेट किया गया है उसके में कोई सेकंड भी होगा, कोई थर्ड भी होगा, किसी ने प्रेफरेंस डाली होगी, कोई फोर्थ भी होगा, तो उस सेकंड, थर्ड, फोर्थ को उन जो बाकी 3 बचे उस मेंबर के वोट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और ये ट्रांसफर तब तक चलता रहेगा जब तक कि किसी भी जो कैंडिडेट है उसके वो फाइनली रिक्वायर्ड जो इलेक्टोरल कोटा होता है, यानी कि जो अभी मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ये इलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो वो 1 है +1, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट डिवाइड बाई 2+1, जब तक ये अचीव नहीं कर लेगा, मतलब 15,000 में से जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था 7,500, 7,501 अचीव नहीं कर लेगा, तब तक ये ट्रांसफर चलता रहेगा। अब इसको इतना ही सिंपली समझिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिएगा, बुकों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से नहीं कोई समझा पाएगा। तो ये सब ये मैंने पूरा बता दिया आपको। अब इसमें ये बीच में छूट गई थी चीज़ें, आर्टिकल 55 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाएगा, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मैंने बता दिया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसीलिए होता है कि माइनॉरिटीज एक्सक्लूड ना हो जाए, और जितने भी लोगों ने ये वोट दिया है, जितने भी लोगों का रिप्रेजेंटेशन रहा है, सभी को इंक्लूड कर दिया जाए इसमें। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, लेकिन इंडिया में ये नहीं हो पाता है। इंडिया में तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का भी मैंने आपको बता दिया। तो ये स्टेट वोटिंग सिस्टम में डायरेक्ट जो भी न्यूमेरिकल मेजोरिटी होती है वो जीत जाता है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अगर आपकी 100 में से 40% आपको सीटें मिली तो 40% वोट मिले तो 40% ही सीटें मिलेंगी। और ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है, तो मतलब हर कॉन्स्टिट्यूशन में दो तीन विनर ऐसे हो सकते हैं कि सबका रिप्रेजेंटेशन हो। और दूसरा ये कि सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट सिस्टम है वो भी, उसमें भी कि मतलब पहला जो प्रेफरेंस है उसके बाद जो सक्सीडिंग प्रेफरेंस है उस हिसाब से है ये, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का ये सिस्टम है कि वोट एक ही है आपके पास, लेकिन आप उसमें से प्रेफरेंस दे सकते हो कि 4 कैंडिडेट हैं तो आपने ABCD 1 2 3 4 ऐसे प्रेफरेंस दे दिए। लेकिन इसको भी फिर कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है बाद में। तो ये आप याद रखिएगा, सक्सेसफुल जो कैंडिडेट वही हो सकता है जो कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी जिसके पास वोट्स की। एग्जाम्पल देके भी मैंने समझा दिया, 15,000 में आपको कितना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाई कि ये जो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, यानी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट एक ही होगा, तो 1+1 और टोटल को +1 कर दो। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब लास्ट में इसमें देखिए एलिमिनेशन ऑफ बॉटम कैंडिडेट आप याद रखिएगा, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। मैंने देखा इलेक्शन प्रोसीजर नहीं समझ में आता है। मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ एक बार कि मान लीजिए 4 कैंडिडेट्स हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, आपने टोटल वोट निकाल लिए MLA के और MP के, ठीक है। अब सब जितने भी लोगों ने MLA होगा चाहे MP होगा, सब ने 4 प्रेफरेंस भरी होंगी कि मान लिए एक को एक A पसंद है सबसे पहले, दूसरे को B पसंद है, तीसरे को C पसंद है, चौथे को D। इस हिसाब से सबने अपनी वोटिंग कर दी। अब उसमें क्या किया जाएगा, जो पहले प्रेफरेंस वाला वोट है वो काउंट किया जाएगा। अगर वो किसी कैंडिडेट का पहले प्रेफरेंस वाला वोट का ये मतलब रिक्वायर्ड इलेक्टोरल कोटा आ गया, 15,000 में से अभी हमने देखा था 7,501 आ गया, तो वो उसी टाइम विनर हो गया। लेकिन अगर ये नहीं हुआ,
अब पहले प्रेफरेंस वाले में देखेंगे कि सबसे कम वोट किसके हैं, सबसे कम वोट वाले को रिमूव कर देंगे। अब उसके जो सेकंड थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस वाले वोट होंगे वो बाकी तीनों में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि उसने अब उसको फर्स्ट प्रेफरेंस कुछ लोगों ने माना है, लेकिन उसके बाद जो बाकी तीन बचे उनको भी तो कोई प्रेफरेंस दी होगी ना, वो वाले वोट उनके खातों में ट्रांसफर कर देंगे। और ये तब तक करते जाएंगे जब तक 7,501 वोट ना हो जाए एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के, और तब जाके वो प्रेसिडेंट बन सकता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। दोनों में सेम प्रोसेस है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अब ये लास्ट में कुछ और चीज़ें इसमें नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें जो पॉपुलेशन मैंने बताया था अभी आपको एमएलए की वैल्यू कंसीडर करने में, कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसको भी डिवाइड करते हैं 1000 से, तो वो होगी जो पॉपुलेशन यहाँ पे है वो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2001 में। उसमें पॉपुलेशन का मतलब है कि जो 1971 के सेंसस में की गई थी और उसके बाद अब की जाएगी शायद 2026 में, तब तक जो पॉपुलेशन है वो 1971 वाली कंसीडर की जाएगी। जो नया सेंसस आता है वो वाली पॉपुलेशन नहीं की जाएगी। दूसरा ये कि कोई भी डाउट या डिस्प्यूट हुआ अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा उसको डिसाइड, और उसका डिसीजन फाइनल होगा। तीसरा ये कि इलेक्शन कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चैलेंज नहीं किया सकता है कि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं था, कि मतलब कोई एमएलए एब्सेंट नहीं था और या फिर कोई एमपी एब्सेंट था, ये सब की वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया सकता है। तीसरा ये, चौथा ये कि अगर किसी इलेक्शन जो ऐसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके द्वारा जो एक्ट किए गए हैं वो इनवैलिडेटेड नहीं होंगे और वो कंटिन्यू रहेंगे, वो फोर्स में रहेंगे। तो ये है। और लास्ट में एक बार और देख लीजिए कि वाई इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड प्रेफर्ड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत बहस भी हुई थी इस चीज़ को लेके, और फिर फाइनली उन लोगों ने ये तर्क दिए थे कि नहीं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन ही, लोग बोल रहे थे कुछ कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, कुछ बोल रहे थे इनडायरेक्ट। तो आप देखिए इनडायरेक्ट में क्यों तर्क है ऐसे। इनडायरेक्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि उसमें रियल पावर तो है नहीं प्रेसिडेंट के पास, रियल पावर तो एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो करेगा पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए ये प्रेसिडेंट के पास सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर है, और उसके लिए ये ठीक नहीं होगा कि आप पूरे इंडिया के लोगों को, इतने सारे लोग हैं इंडिया में 125 करोड़ के आसपास लोगों को इन्वॉल्व करो और फाइनली फिर उसको पावर भी ना दो। तो इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस नहीं सही हैं। उस टाइम भी जैसे इंडिया की पॉपुलेशन करीबन 36 करोड़ थी, तो उस टाइम भी बहुत थी जब आज़ादी मिली थी हमको, तो उस टाइम भी ये ठीक नहीं था कि आप इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व करके प्रेसिडेंट को पहले उसकी हाइप क्रिएट करो फिर उसको कोई पावर भी ना दो। दूसरी बात ये कि ये बहुत कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और इंडिया की इलेक्ट्रोल साइज आप जानते ही हो, तो इसलिए सिंबॉलिक पोस्ट के लिए इतना पैसा खर्चा करना भी उस टाइम हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, क्योंकि उस टाइम फाइनेंशियल चीज़ें बहुत दिक्कत में थी। तीसरी ये कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। कई सारे लोगों का ये बोल था ये कि ये मिसनॉमर है, क्योंकि यहाँ पे एक पोस्ट है सिर्फ, अल्टरनेटिव पोस्ट सिस्टम है। अब उसमें आप प्रोपोर्शनल क्यों बोल रहे हो, प्रेसिडेंट तो एक ही होगा ना। प्रोपोर्शनल तो वो होता है कि जब आप 3-4 लोगों को बनाओ कि एक प्रेसिडेंट 1, प्रेसिडेंट 2, प्रेसिडेंट 3, प्रेसिडेंट 4, ऐसा करते हैं कुछ कि जो माइनॉरिटी है उनको भी एक्सक्लूड ना करते। मान लीजिए कि 4 लोग खड़े हुए थे इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, उसमें पहली प्रेफरेंस में अगर देखें तो अगर पहली प्रेफरेंस में तो कोई भी पूरे एकदम 100% वोट नहीं पाता है, तो उसके बाद सभी को अगर बनाते हैं तब प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि पोस्ट केवल एक है, तो ये अल्टरनेटिव वोट सिस्टम है। और चौथी बात ये कि सिंगल वाला जो वोट है उसमें भी आपने प्रेफरेंस रखे हैं, तो वो प्लूरल वोटिंग है, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे है। तो ये हो गया पूरा इलेक्शन। ये आपको इससे अच्छी तरीके से, सरल तरीके से कोई नहीं समझा सकता। अगर आपने ठीक से समझा होगा ये पूरा, तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब आज के बाद कभी ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इसका। फिर ये लास्ट में एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए चाहिए। देखिए आर्टिकल 58 में लिखा हुआ है कि ये 3 चीज़ें चाहिए। पहली बात तो प्रेसिडेंट होना चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये सब में, ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट 35 साल से ऊपर होना चाहिए, तो मिनिमम एज है इसकी 35 साल। तीसरा है कि प्रेसिडेंट को मतलब इतनी उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट हो सके, तो क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। ये 3 ये कंडीशन दी हुई हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन दी हुई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। और उसके बाद प्रेसिडेंट अगर ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखता है, कोई अपना इंटरेस्ट रखता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब फाइनेंशियल नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेज भी होता है, तो भी वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। लेकिन कुछ जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट या लोकल अथॉरिटी,
लेकिन कुछ ऑफिस को ये परमिट किया गया है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं आते हैं, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो है वाइस प्रेसिडेंट जो करंट होगा, जो गवर्नर किसी भी स्टेट का होगा वो भी लड़ सकता है, प्लस मिनिस्टर के यूनियन का या स्टेट का, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ये भी लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए कि ये कोई अगर ऐसी इवेंट हुई कि वाइस प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर या फिर मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गए, तो उनको तभी माना जाएगा जब वो अपना प्रीवियस जो ऑफिस है उसको उस दिन से पहले छोड़ देंगे, उस दिन से पहले उनको वाइकेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक और चीज़ है कि अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो उसको कम से कम 50 इलेक्टर्स ऐसे चाहिए जो प्रपोज करे उसका नाम, मतलब 50 एमएलएज एमपी जो इलेक्टर्स हैं ये, और 50 ऐसे होने चाहिए जो उसको सेकेंडर करें, मतलब 50 प्रपोजर चाहिए, 50 लोग पहले एक किसी के नाम पे मोहर लगाते कि हाँ इनको बनना चाहिए प्रेसिडेंट, और 50 उसको सपोर्ट करें कि हाँ ये बात सही है, इनको बनना चाहिए। तो ये तब जाके कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब कैंडिडेट माना जा सकता है। उसके बाद उस कैंडिडेट को 15,000 रुपये आरबीआई में डिपॉजिट करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और वो भी उसकी जब्त कर ली जाएगी सिक्योरिटी अगर उसने कम से कम उस इलेक्शन में 1/6 वोट नहीं पाए। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पहला पार्ट था। बहुत मेहनत से बनाया है मैंने, बहुत जगह से कलेक्ट करके डेटा, और बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है आपके लिए कि आपको पॉलिटी के लिए अब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो पॉलिटी की मैं सीरीज चला रहा हूँ, ये अगर ये मैंने कंप्लीट कर दी और आपने मुझे लगातार पोक करके रखा कि हाँ ये मुझे कंप्लीट करनी है, आपका भी इंटरेस्ट दिखा मुझे, तो फिर मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको। और ये पॉलिटी होगी यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, ये वाली अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैं सब कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें भी कर रहा हूँ और फैक्ट वाली चीज़ें भी कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।